हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे। वेलकम टू फोरम आईएएस। दोस्तों, बैक टू स्कूल सेशन में हम फिलहाल आपके साथ मॉडर्न इंडिया डिस्कस कर रहे हैं और हमारे साथ है क्लास 12 की एनसीईआरटी, जिसके थर्ड चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे। जरा एक बार हेडिंग फिर से देख लेते हैं, द बिगनिंग्स ऑफ द यूरोपियन सेटलमेंट्स। ओके, तो पहले चैप्टर तक हमने डच जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, यूरोपियंस वगैरह थे, उनको देख लिया था। अब हम देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका इंडिया में कैसे ग्रोथ होता है और कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन से टाइम के बीच में जो डिस्कस किया गया है इसमें 1600 से लेकर 1744 तक। इस बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में कौन कौन से काम किए, क्या क्या किया, जो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया उसे हम देखते हैं। चलिए देखिए देखिए स्टार्टिंग में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत ही हम्बल तरीके से काम करना शुरू कर रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि इससे पहले उन्हें पुर्तगीज जो थे या जो डच थे उनके हाल इन्होंने देख लिया था कि इन लोगों ने जो रिलीजियस इल टॉलरेंस वगैरह पॉलिसी अपनाई थी, क्रिश्चियनिटी वगैरह को फॉलो करवाना चाहते थे, साथ ही साथ जो लड़ाइयाँ वगैरह लड़ रहे थे, तो ऐसे में वो लंबे समय तक इंडिया पर रूल नहीं कर पाए थे। तो ऐसे में जो ब्रिटिशर्स थे हमारे, उन्होंने क्या किया कि सानी के साथ बहुत हम्बल रहे। और जो इनका एक मेन सेंटर था जो स्टार्टिंग में जो जहांगीर से ऑर्डर लेकर हमने देखा था कैसे हॉकिंस ने सूरत में एक फैक्ट्री खोल ली थी, वहीं पर अपना पूरा का पूरा फोकस रखते रहे और वहीं से कुछ इधर उधर जाके छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ बनाई, उसे हम देखेंगे। देखिए देखिए 1623 तक आते आते 1623 क्यों 1615 में हमने देखा कि टॉमस रो ने कैसे जहांगीर से जाकर पूरे इंडिया में कहीं पे भी जो मुगल एम्पायर जहाँ भी होता था वहाँ पर फरमान जारी करवा लिया था कि जहाँ फैक्ट्री खोल सकता था, पर्टिकुलर बिजनेस कर सकता था। ऐसे में 1623 तक आते आते जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने सूरत में हो, भरूच में हो, अहमदाबाद हो, आगरा हो और मछलीपट्टनम में, देखिए मछलीपट्टनम यहाँ हो गया, अहमदाबाद यहाँ हो गया, आगरा यहाँ हो गया, तो ऐसे में लगभग समझिए कि इंडिया के लगभग आधे एरिया पर उन्होंने अपनी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ स्टार्ट कर ली। ऐसे में अब उनका मन धीरे धीरे क्या हो रहा था, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, वो बिजनेस भी आगे करना चाह रहे थे। उन्हें लगता था कि मुगल क्या है, इनके पास नेवल पावर तो है नहीं, ऐसे में इन्हें सप्रेस करना हमारे लिए आसान होगा। लेकिन क्या होता है देखिए आगे, स्टार्टिंग में इन्होंने कोशिश भी की कि जहाँ भी फैक्ट्री खोले, चाहे मछलीपट्टनम हो, अहमदाबाद हो, धीरे धीरे एक बार फोर्टिफाई किया जाए, अपने जो किलाबंदी वगैरह किया जाए, ताकि जब भी अगर लड़ाई वगैरह हो, कोई समस्या आए तो इन्हें आसानी से हराया नहीं जा सके। कोशिश देखिए कैसे कि इन्होंने 1625 में ही एक बार ट्राई कर लिया, लगा कि एक बार ट्राई करके देखने में क्या लगा है कि मुगल एम्पायर क्या करते हैं, क्योंकि उस समय तक जहांगीर जो था उतना स्ट्रांग नहीं माना जा रहा था जितना कि उसके पहले वाले रूलर थे। ऐसे में 1625 में जो इनका सूरत वाला फोर्ट था, जो किला, जो कंपनी थी, उसे इन्होंने पूरे की तरह किलेबंदी करने की कोशिश की। बट समझिए कि जो मुगल एम्पायर था वो उस समय इतना नाराज़ हो गया कि इनके जितने भी ऑफिशियल्स थे उन्हें कैद कर लिया गया। अब इन्हें लगा कि इतना आसान नहीं है किलेबंदी वगैरह करना, तो इन्होंने आसानी से जाके माफ़ी वगैरह मांग ली। उनका एक तरीका यही चलता था कि जब भी उन्हें लगता था कि वो हारने वाले हैं तो तुरंत ही मुगल एम्पायर के सामने जाकर माफ़ीनामा वगैरह, सॉरी वगैरह बोलना। तो ऐसे में लोग इन्फ्लुएंस हो जाते, तो उन्हें लगता था कि कोई ब्रिटिशर्स उनके सामने सर झुका रहा है, ऐसे में वो अपने आप को और बड़ा समझने लगते थे। तो यहाँ पर देखिए 1625 में एक अटेम्प्ट किया इन लोगों ने फोर्टिफाई करने का अपने कंपनी को, बट वो पूरी तरह सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपने सॉरी वगैरह बोलकर अपना काम यहाँ पर निकाल लिया। आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए अब जब नॉर्थ इंडिया में इनका जो अटेम्प्ट था वो सक्सेसफुल नहीं रहा, तो ऐसे में इन्होंने सोचा कि साउथ इंडिया में ट्राई किया जाए। क्यों साउथ इंडिया में ट्राई किया जाए, आप समझिए। देखिए उस समय तक जो जहांगीर का एम्पायर था वो नॉर्थ इंडिया पर ज़्यादा फोकस था, जो साउथ में जो विजयनगर एम्पायर वगैरह कोलैप्स हो चुके थे। ऐसे में इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी ब्रिटिश के लिए कि यहाँ साउथ में जाकर अपनी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़ी फैक्ट्रियाँ खोले और बिजनेस ट्रेड वगैरह बढ़ा ले। तो ऐसे में देखिए इन्होंने साउथ इंडिया गए और मछलीपट्टनम में, जो करंट का हमारा आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर एक फैक्ट्री खोली। कब? 1611 में। और लेटर ऑन देखेंगे हम कि इन्हें मद्रास का जो रूलर था, लोकल रूलर, उससे 1639 में परमिशन मिल जाती है एक कैंप खोलने की, फैक्ट्री खोलने की। और मछलीपट्टनम से इनका जो पूरा का पूरा ट्रेड था वो पूरा फोकस हो जाता है मद्रास पे, क्योंकि मद्रास उस समय बड़ा शहर था। ऐसे में समझिए कि जो मद्रास है वो मछलीपट्टनम को रिप्लेस कर देता है और साउथ इंडिया में यहाँ पर एक, सॉरी, जो चेन्नई, करंट का हमारा जो चेन्नई है, उस समय मद्रास के नाम से जाना जाता था। तो आप अभी भी अगर हिस्ट्री देखेंगे तो मद्रास ही कहा जाता था। हमारे टाइम में देखिए चेंज हो गया है, उसे चेन्नई कहा जाता है। बट मद्रास में इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री खोल ली थी 1639 में और यहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर ही देखिए इन्होंने एक फोर्ट बनाया, जिस फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है
अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने बनवाया, कब बनवाया, कहाँ बनवाया। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे कि 1639 में बना था। किसने बनवाया? तो ब्रिटिशर्स ने बनवाया है, पुर्तगालियों ने या डच वगैरह ने नहीं बनवाया था। कहाँ बनवाया था? तो मद्रास में बनवाया था। ये पॉइंट हम याद रखेंगे फोर्ट सेंट जॉर्ज के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में। तो ये हमारा चेन्नई जो हमारा यहाँ है, मद्रास वाला यहाँ पर बनाया था। ये फोटो देख सकते हैं करंट का उस समय का जो हिस्टोरियन ने डिक्लेयर किया था। आगे देखते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे जब मद्रास में इनकी फैक्ट्री खुल गई, नॉर्थ इंडिया में हम देख रहे हैं कि अहमदाबाद हो, आगरा हो, मछलीपट्टनम हो, तो यहाँ जब इनकी फैक्ट्रियाँ खुल गई तो इन्हें लगा कि अब ये पूरी तरह से अपने आप को सोवरेन डिक्लेयर कर सकते हैं और एक एम्पायर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मद्रास इनके कॉन्फिडेंस आ गया था। फिर से वही कोशिश जो एक बार 1625 से पहले देखा था, कोशिश किया था इन्होंने, फिर से वही कोशिश की एक बार, बट फिर भी सक्सेस नहीं रहे। यहाँ पर देखिए सबसे, आप कॉमेडी कहिए या हंसी वाली बात कहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, यहाँ तक आते आते ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा था कि जितने भी हमारे एरिया हैं उन्हें जो फोर्ट बनाएंगे, किलेबंदी वगैरह करेंगे, तो यहीं के लोगों के पैसे से करेंगे। पर्टिकुलर कोई बाहर से पैसा नहीं आएगा उनके लिए, ब्रिटेन से पैसा नहीं आएगा। जो इंडियन लोग हैं उन्हीं के पैसे से हम क्या करें, फैक्ट्री भी खोलें, उन्हीं के पैसे से उन्हें रन भी करें, उन्हीं की मेहनत से सब कुछ करें। बस ये क्या करें, अपने बिजनेस प्रॉफिट जो ले और यहाँ से चलते बने। तो इंटरेस्टिंगली, बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि उस समय ऐसा कर पाने में वो सफल भी रहे थे काफ़ी हद तक। तो आगे देखिए क्या होता है। देखिए ये तो रहा हमारा साउथ इंडिया वाला, हमने मछलीपट्टनम में देख लिया, मद्रास वगैरह में बन गया। तो नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा था इसे देखते हैं जरा। देखिए नॉर्थ इंडिया में जो बम्बई हमारा आइलैंड था, ये हमने देखा था कि कैसे चार्ल्स सेकंड की जब शादी हुई थी पुर्तगीज क्वीन से, तो उन्होंने क्या किया था, पुर्तगालियों ने इन्हें गिफ्ट के तौर पे, जिसे हम दहेज के तौर पे दे दिया था। ऐसे में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आप समझिए इस समय तक आते आते इतना स्ट्रांग होल्ड बना चुकी थी पूरे के पूरे एम्पायर पर, बिजनेस पर, कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो किंग थे वहाँ के, उन्होंने जो बॉम्बे आइलैंड था इन्हें दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उस समय तक कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स जो किंग थे उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी से लोन लेना पड़ गया था, पैसा लेना पड़ गया था। तो एक बहुत बड़ा जो सोर्स था पैसे का वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ऐसे में ये लोग हमेशा पैसे वगैरह देकर, ब्राइब्स देकर कोई फरमान वगैरह जारी करवा लेते थे। तो ऐसे ही इस जो हमारा बम्बई आइलैंड था उसे उन्होंने अपने कैप्चर में कर लिया। क्यों किया होगा थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए इससे पहले तक हमने क्या देखा कि इनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था यहाँ पर सूरत में था और सी इनके लिए थोड़ा दूर पड़ता था। ऐसे में जो बम्बई का जो आइलैंड था वो इनके लिए सी का एकदम सी में ही था। ऐसे में जो नेवल आर्मी थी इनकी, यहाँ से इन्हें कैप्चर कर पाना थोड़ा आसान होता था। देखिए ये वो समय है जब हम देखेंगे एक तरफ साउथ में मराठा भी क्या कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर एरिया हमने डिस्कस किया था मराठा वाला में कि मराठा इमर्ज कर रहे थे। तो ऐसे में मराठाओं से भी इन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि कभी मराठा क्या करेंगे, उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो ऐसे में मराठाओं से डिफेंड करने के लिए अपने आप को इन्होंने बम्बई आइलैंड को एक स्ट्रॉन्ग पोर्ट बनाया और ट्रेड करना स्टार्ट किया। यहाँ पर देखिए आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए अब ऐसे में क्या हुआ, जो हमारा सूरत था वो पूरी तरह से रिप्लेस हो गया और बम्बई आइलैंड जो है हमारा है वो फोकस हो गया। दो चीज़ चेंज हो गई। देखा हमने मछलीपट्टनम चेंज होकर क्या हो गया, मद्रास फोकस हो गया। सेम नॉर्थ में हमने देखा कि सूरत से हटकर पूरा का पूरा जो फोकस हो गया इनका बम्बई पे हो गया। ऐसे में अब ईस्ट में क्या हो रहा था उसे देखेंगे। चलिए ईस्ट में देखिए सबसे पहले 1633 में जो उड़ीसा है करंट का हमारा, देखिए उस समय तक उड़ीसा नहीं था, उस समय तक बंगाल के ही पार्ट थे। जो हमारा करंट का बिहार है, उड़ीसा वगैरह है, सब के सब क्या थे, बंगाल के पार्ट थे, पूरा बंगाली कहा जाता था इन्हें। ऐसे में उड़ीसा में जो करंट का उड़ीसा है हमारा, वहाँ पर 1633 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री खोली और बिजनेस करना, ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। फिर देखेंगे हम कि 1651 में आकर इन्होंने हुगली जो हम अभी जानते हैं, हमारा जो बंगाल का जो पोर्ट है वहाँ पर ट्रेड करने का इन्हें ऑर्डर मिल गया और ट्रेड करना स्टार्ट किया। और जैसे ही हुगली में ट्रेड करने की इन्हें परमिशन मिली, इन्होंने पटना हो, अंदर जो इंटरनल जो इलाके थे वहाँ पर जाकर इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ खोली। कहाँ खोली? देखिए पटना में खोली जो करंट का हमारा बिहार है, बालासोर जो करंट का हमारा उड़ीसा है वहाँ खोला, जो ढाका है जो करंट में हम बांग्लादेश में देखते हैं वहाँ पर जाकर अपनी फैक्ट्री खोली। साथ ही बिहार और बंगाल के जो इंटरनल और भी एरिया थे वहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ खोल ली थी। ऐसे में फिर से इन्हें क्या लगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस होने लगे और फिर से इन्हें लगा कि क्यों ना हम पर्टिकुलर पूरे एरिया पर रूल करना स्टार्ट करें। देखिए ये वो समय है जब इन्हें लगने लगा था कि अब हमारे पास, सोचिए कि यहाँ इनकी फैक्ट्री है, यहाँ पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यहाँ है,
इस पर्टिकुलर रीजन में इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका था। तो ऐसे में इन्हें लगा कि क्यों ना हम अब एक इंडिपेंडेंट अपना सेटलमेंट बनाएं और एक इंटरनल एम्पायर बना लें। देखिए पॉलिटिकल जो एम्पायर था उस समय तक मुगल थे, इन्हें लगा कि इन्हें रिप्लेस करके हम फिर से अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर देंगे। क्यों लगा होगा ये समझ लेते हैं। देखिए क्योंकि जो जहांगीर था और इसका जो सक्सेसर हुआ औरंगजेब, वो रूल करना स्टार्ट कर देता है। बट जो ब्रिटिशर्स थे इन्हें लगता था कि जहांगीर की तरह ही औरंगजेब क्या होगा, स्ट्रांग नहीं होगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। औरंगजेब जहांगीर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और उनके लिए कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसे देखते हैं। देखिए 1686 में इन्होंने फिर से ट्राई किया और जो इनका हुगली पोर्ट था उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया और मुगल एम्पायर के अगेंस्ट में एक वॉर डिक्लेयर कर दिया और वार स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। हमने क्या कहा, देखिए 1686 की बात है। इस समय कौन रूल करना स्टार्ट कर रहा है? इस समय रूलर हो गया था हमारा औरंगजेब। औरंगजेब जो ऑलरेडी अपने भाइयों को मारकर, अपने फादर को कैप्चर करके पर्टिकुलर एम्पायर पे कब्जा किया था। वैसे में जो छोटे मोटे ब्रिटिशर्स थे उसके लिए चूहे के समान थे। जस्ट समझिए कि पागल हाथी की तरह था और जो ब्रिटिशर्स थे उसके लिए एक चूहे के समान थे। ऐसे में उसे लगा कि ये लोग इसे चैलेंज करेंगे। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। उसने क्या किया, देखिए जो पिटी फोर्स थी इनकी, उन्हें पूरी तरीके से रौंद डाला। ऑर्डर दिया बंगाल के गवर्नर को कि पूरी तरीके से बुरे तरीके से हराया जाए। जो इनके ब्रिटिशर्स थे हमारे, वो भाग गए। कहाँ पर देखेंगे हम, जो पर्टिकुलर ये रीजन था जो करंट के छोटे मोटे आइलैंड हैं, वहाँ पर जाकर अपनी जान बचाई। ऐसे कंडीशन में देखिए इनके लिए क्या प्रॉब्लम हुई। एक तरफ ये वापस मेन लैंड में भी नहीं आ सकते थे, दूसरी तरफ इनके लिए कोई बड़ा पोत वगैरह ब्रिटिश से जब तक आता उस समय तक इनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो यहाँ पे एक गंदी जो आइलैंड थी वहाँ इनके लिए बीमारियों का घर बनता गया। ऐसे में इन्हें लगा कि इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और औरंगजेब जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नाराज़ था, उसने इनके जो विशाखापत्तनम, मछलीपट्टनम, जो भी इनके सिटी थे, पोर्ट थे, इन सबको पूरी तरीके से सीज कर दिया। बॉम्बे वाला हो या मद्रास वाला हो, सबको सीज करके तहस नहस कर दिया। इतना ज़्यादा नाराज़ था, उसे लगा था कि कोई उसे चैलेंज कर दे। वैसे में जब वो स्ट्रॉन्ग होल्ड में था, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी, तो इसने बहुत बुरे तरीके से इन्हें डिफीट किया। ऐसे में देखिए जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो बहुत ही समझदार लोग थे। उन्हें पता था कि जब उन्हें ये समझ में आ गया कि जो मुग़ल हैं, जो औरंगजेब है वो जहांगीर से ज़्यादा पावरफुल है, ऐसे में उन लोगों ने फिर से पिटीशन लगाई और सॉरी फील किया और मुग़ल के जो औरंगजेब के थे कोर्ट में चले गए। वहाँ पर जाकर माफ़ीनामा वगैरह मांगा। ऐसे में समझिए जब औरंगजेब था उसे लगा कि अब जो ब्रिटिशर्स हैं अपने औकात में आ गए, हमने लाइन पर आ गए हैं। ऐसे में उसने उसे माफ़ कर दिया। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती थी औरंगजेब की। कहा जाता है कि औरंगजेब अगर उस समय ब्रिटिशर्स को माफ़ नहीं करता, उन्हें सॉरी नहीं देता, तो ऐसे कंडीशन में जो लॉन्ग टर्म में था, जो उसके सक्सेसर हों या पूरा का पूरा इंडिया हो, ऐसे प्रॉब्लम फेस नहीं कर पाता, जैसा कि ब्रिटिश रूल में हम देखेंगे आगे फेस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती औरंगजेब की, इन्होंने उन्हें माफ़ी दे दी। और क्या दिया, देखिए कंपनसेशन के तौर पर 1.5 लाख रुपये। उस समय के लिए बहुत बड़ी रकम थी 1.5 लाख रुपये। करंट के लिए हो सकता है बहुत बड़ी रकम आपको ना लगे, बट उस समय के लिए समझिए बहुत बड़ी रकम थी 1.5 लाख रुपये। तो कंपनसेशन के तौर पर ब्रिटिशर्स ने इन्हें 1.5 लाख रुपये दिया और साथ ही साथ इससे 3000 रुपीज़ के पर ईयर पे जो पूरा का पूरा बंगाल है वहाँ पर ट्रेड करने का अधिकार ले लिया, एक फरमान जारी करवा लिया। तो आप समझिए ब्रिटिशर्स फिर से होशियारी दिखाई, उन्होंने समझदारी दिखाई। अब औरंगजेब को लगा कि ये छोटे मोटे जो साइड में बिजनेस करते रहेंगे, इनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। देखिए औरंगजेब के साथ प्रॉब्लम क्या थी, उसे हर दिन लोगों से लड़ना ही पड़ता था अपने एम्पायर को बचाने के लिए। तो कभी हम देखेंगे नॉर्थ में लड़ रहा है, कभी से आके साउथ में लड़ रहा है। तो इन्हीं सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने और अपने लिए एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3000 पर ईयर पे उन्होंने बंगाल का ट्रेड दे दिया। आगे देखिए क्या होता है। फिर से ये हमने बात की थी 1686 की। 1686 में वहाँ पर वॉर डिक्लेयर कर दिया था उन लोगों ने। बट अब आप देखिए आगे आते आते फिर से जब एक बार माफ़ी मिल जाती है उन्हें, तो 4-5 सालों में ही 1698 में फिर से ये पैर अपने पसारने लगते हैं, फिर से अपने जो पावर है उन्हें दिखाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने क्या किया, जो उस समय का जो पर्टिकुलर बंगाल वाला एरिया था, वहाँ पे सूता नदी, कालीकता और गोविंदपुर पर्टिकुलर जो ज़मींदारी थी उसे कैप्चर कर लिया इन लोगों ने। यही 3 देखेंगे हम विलेज क्या करेंगे लॉन्ग टर्म में, कोलकाता के नाम से जाने जाएंगे। और यहाँ पर एक फोर्ट बनाया जिसका नाम फोर्ट विलियम था। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल कर आता है। हमने जैसे सेंट जॉर्ज फोर्ट देखा था साउथ इंडिया में, मद्रास में देखा था, तो फोर्ट विलियम कहाँ पर है, तो हमारा कलकत्ता में बना था। ये देखिए याद रखने वाली ज़रूरत है, जो सूता नदी और कालीकता और गोविंदपुर, 3 नाम याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, प्री में पूछ लिया जाता है। इन 3 विलेज को ही मिलाकर एक बड़ा शहर बना जो लॉन्ग टर्म में कोलकाता के नाम से जाना गया। जो आज हम कोलकाता कहते हैं उस समय कलकत्ता कहा जाता था। तो यही कलकत्ता शहर की यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट होता है। अब देखिए समझने वाली बात क्या है, देखिए
एक तरफ जहाँ यहाँ कोलकाता में फिर से स्ट्रॉन्ग होल्ड बना चुके हैं, ऐसे में यहाँ पे मद्रास सिटी डेवलप हो चुका है, और तीसरा हमारा यहाँ पर बम्बई शहर डेवलप हो चुका है। ऐसे में समझिए आज भी ये 3 सिटी क्या है, इतने मेजर सिटी माने जाते हैं इंडिया के कि जो जितना भी इकोनॉमी वगैरह है, जितना सारे के सारे चीज़ हम यहीं से देखते हैं, चाहे मद्रास हो, कोलकाता हो या फिर हमारा मुंबई है। तो ऐसे में 3 शहर बहुत ज़्यादा इमर्ज हो गए और एक बिजनेस हब बन गए। आगे देखिए क्या हुआ, हमने देखा कि मद्रास, कोलकाता और बम्बई हब बन गए, और जितने भी लोग अब धीरे धीरे हम देखेंगे क्या कि जब औरंगजेब की डेथ हो जाएगी उसके बाद जो मुगल एम्पायर भी डिक्लाइन होने लगेगा, और जो मराठा वगैरह छोटे मोटे रूलर थे वो लोग क्या करेंगे, लोगों का शोषण करना शुरू कर देंगे। ऐसे में जितने भी ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, बैंकर्स वगैरह थे, वो लोग क्या करेंगे, यहाँ का रुख कर लेंगे, चले जाएंगे मद्रास चले जाएंगे या फिर बॉम्बे चले जाएंगे या कोलकाता चले जाएंगे। उन्हें लगता था कि पर्टिकुलर यहाँ पर जाकर वो सेफ हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स उस समय तक अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना चुके थे। तो ऐसे में हमने देखा कि जो 1600 से लेकर 1744 का टाइम था ब्रिटिश इंडिया के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, उन्होंने पर्टिकुलर इंडिया के तीनों स्ट्रॉन्ग पावर पे अपना कब्जा जमा लिया। और देखेंगे कैसे उसके बाद जब जैसे ही मुगल डिक्लाइन करेंगे, लोग जो इंटरनल पार्ट होंगे वहाँ पे इंटरवेन करना स्टार्ट कर देंगे, छोटे मोटे रियासत वगैरह में किंग चेंज करना, राजा बदलना, या कि लोगों को लड़ाना, फिर उनकी हेल्प करना, और लास्ट में अपनी जो उनकी सत्ता है उन पर थोप देना, ये इनका पेशा बन गया था। तो इस बिट चैप्टर में यहाँ तक इसमें डिस्कस किया गया है। अगले वीडियो में आपके साथ जो भी इंटरनल इनका जो सिस्टम था, जो गवर्नेंस कैसे चलती थी, गवर्नमेंट पार्ट कौन कौन होते थे, या जो इनके मैनेजर वगैरह होते थे कौन होते थे, उसे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.